बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर चुके हैं और उसकी अप्रोच नंबर 1 के तहत हमने कॉस्ट में से लेस की रेजिडुअल वैल्यू ताकि हमें क्या मिल जाए, डेप्रिसिएबल अमाउंट। और उस डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने यूजफुल लाइफ इन ईयर से डिवाइड कर दिया ताकि उसकी हर साल के लिए इक्वल सिस्टमैटिक क्या हो जाए, एलोकेशन हो जाए, मतलब पर ईयर डेप्रिसिएशन हमारी क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। तो कॉस्ट हमने रखी थी 1,20,000, उसमें से लेस की थी रेजिडुअल वैल्यू 20,000। डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना आ गया था हमारे पास, 1,00,000 रुपए। उसको डिवाइड बाय 4 किया तो पर ईयर हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी, 25,000 रुपए। यस और नो, ये हम कर चुके कल की क्लास में। मैंने आपको एंट्रीज बनाने के लिए बोला था इसकी। अप्रोच नंबर 2 क्या है, रेट अप्लाई करना। तो जब भी आप रेट अप्लाई करें स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आप रेट लगाएं किस पर, डेप्रिसिएबल अमाउंट पर। ध्यान में रखिएगा, पहले कॉस्ट में से लेस करें रेजिडुअल वैल्यू और फिर मल्टीप्लाई करें किसको, रेट को। हाँ, ये और बात है, अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो फिर कॉस्ट ही डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर है, फिर उस केस में डायरेक्ट आप रेट अप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर। ये तमाम बातें हम कर चुके। अब एक तीसरी अप्रोच है हमारे पास इसी स्ट्रेट लाइन मेथड की, जिससे आंसर में वेरीफाई करना। अप्रोच नंबर 3। ठीक है, वो अप्रोच नंबर 3 क्या है, वो अप्रोच नंबर 3 है, उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग वैल्यू फार्मूला। ठीक है जी। अब रिमेनिंग वैल्यू फार्मूला से भी आप डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू WDV। अब आप मुझे बताइए WDV किस बात को रिप्रेजेंट करती है, आप मुझे बताइए WDV किस बात को रिप्रेजेंट करती है, कितना मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। यस और नो जवाब दें भाई, रिस्पांस देना सब लोग। हर साल के एंड पे आएगी ना बेटा। WDV किस बात को रिप्रेजेंट करती है, कितना मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। यस और नो, यस। तो हमने कल ये वेरीफाई किया था कि WDV के अंदर रेजिडुअल वैल्यू मौजूद होती है कि नहीं होती। WDV के अंदर रेजिडुअल वैल्यू मौजूद होती है कि नहीं होती। तो WDV में से आप लेस करें क्या, रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करें किससे, आप सुनिएगा, डिवाइड करें किससे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। ये एक इमरजेंसी फार्मूला, जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं, वरना आमतौर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया था। जरा सुने इसका यूज, पहले पहले इसकी वेरिफिकेशन समझे जरा। आप सब बताइए, आपने सबने अगर एंट्री पास की तो आपने एसिड कितने से कैपिटलाइज किया, 1,20,000 से। यस और नो। तो आपने एंट्री पास की मशीन अकाउंट डेबिट, एसिड अकाउंट डेबिट, जो भी नाम दें इसको आप, कितने से, 1,20,000 से। कैश या बैंक क्रेडिट 1,20,000 से। फिर जब आप कहां पहुंचे, 31 दिसंबर 2018 के एंड पर, तो आपने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये तो आपने पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज की, ऑब्वियसली फुल अमाउंट पे चार्ज की होगी, मतलब आपने फार्मूला नंबर 1 या फार्मूला नंबर 2 अप्लाई किया होगा और आपको आंसर मिल गया 25,000 रुपए। यस और नो। आपने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो जैसे ही आपने 1,20,000 में से, जैसे ही आपने 1,20,000 में से 25,000 कम कर दिए, तो अब एसेट की WDV कितनी बची बेटा, अब एसेट की WDV कितनी बची बेटा, 95,000। ये 95,000 आने वाले वक्त को रिप्रेजेंट करता है ना, कि 95,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा आपको आने वाले कितने साल में, कितने साल रह गए, ये कितने साल की WDV है, यस 3 साल की। बेहतरीन। अब जरा देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मतलब मैं ईयर 2 की निकालना चाहता हूं डेप्रिसिएशन, तो मैं ईयर 2 की डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं ईयर 2 के स्टार्ट की WDV से।
तो ईयर 2 के स्टार्ट पर डब्ल्यूडीवी कितनी है? 95,000। जवाब दीजिएगा। 95 में से मुझे पता है मुझे 20 को डेप्रिशिएट होने नहीं देना, तो 95 डिवाइड माइनस 20 कितना बचा? 75। व्हाट इज दिस 75? 75 इज व्हाट? रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट। यस और नो? यस और नो? व्हाट इज 75? रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट। और ये कितने साल में एलोकेट हो रहा है? 3 साल में। तो अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर अब भी 25 ही आएगा। देख लीजिए क्या कहते हैं। समझे बात को? अच्छा जी, इसको एक अगले साल भी, इसको अगले साल भी लेकर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ईयर 2 में ये फार्मूला इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ईयर 3 में इसको इस्तेमाल करें। अगर आपकी पर ईयर डेप्शन कांस्टेंट ये, तो आप अप्रोच नंबर 1 ही फॉलो करें, कोई इशू नहीं। आपको तो पर ईयर आंसर आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हम जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि हाँ भाई रिमेनिंग वैल्यू से भी वही आंसर वेरीफाई हो रहा है। और जब हमें एग्जामिनर ने टोटल कॉस्ट ना दी हुई हो बल्कि डब्ल्यूडीवी दी हुई हो और एसेट की रिमेनिंग लाइफ दी हुई हो और कहता हो स्ट्रेट लाइन से डेप्शन निकाल लो, तो ऐसे हालात में हम मजबूर हो जाएंगे इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए। तो मतलब सिचुएशन समझनी है हमें। एग्जामिनर हमें ऐसे हालात में ले जा सकता है जहां पर हमारे पास ना टोटल कॉस्ट हो ना टोटल डेप्रिसिएशन हो, सॉरी ना टोटल कॉस्ट हो ना टोटल लाइफ हो, लेकिन फिर भी वो बोलता हो कि यार निकालो तुम किससे? स्ट्रेट लाइन से। तो अगर हमें रिमेनिंग लाइफ का पता है, हमें डब्ल्यूडीवी का पता है, तो हम क्या करेंगे? हम डब्ल्यूडीवी में से रेजिडुअल वैल्यू लेस करेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे। मतलब फर्ज करो तुम्हें 1/20 का पता ही नहीं है कि कॉस्ट है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि टोटल लाइफ 4 साल है, बस तुम्हें ये पता है कि 95 डब्ल्यूडीवी है, इसमें रेजिडुअल वैल्यू 20 है और रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। तो जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुप जाती है वहां पर हमारे लिए ऐसे हालात डेवलप होते हैं कि हम कोई और तरीका अप्लाई करें ताकि हम डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर सकें। तो सिचुएशन फेस करना सीखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एग्जामिनेशन में सिचुएशन फेस करना नहीं जानते तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए, रास्ते निकालने पड़ेंगे। जिन रास्तों पे एग्जामिनर ने आपके लिए रुकावटें खड़ी की होंगी उन रास्तों में से उन रुकावटों को अबूर करना होगा आपने। ऑब्वियसली रास्ता जरूर होगा, क्या आपको रास्ता सुझाई देगा कि नहीं देगा, ये सवाल है। बहरहाल ये आपको समझ में आया? चलो इसका एक और वेरिफिकेशन, अगर आपने ईयर 2 पर मजीद 25 की डेप्शन चार्ज कर दी है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी ये तीनों अप्रोचेस जब यूज होंगी जब मेथड स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन एक वक्त में कोई तीनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करेंगे ना जरूरत, मतलब सबसे कॉमन अप्रोच नंबर 1 है, फिर अप्रोच नंबर 2 है, अप्रोच नंबर 3 जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में, वो इमरजेंसी भी बताता हूं मैं, पहले कैलकुलेशन के ऊपर अच्छी तरह फोकस कीजिए। अच्छा जी, अब बात हमारी क्या हो रही है? अब हमारी बात ये हो रही है कि अब आप बताइए आपने एसेट कैपिटलाइज किया था 1/20 से, यस और नो? जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब देते जाइए। आपने एसेट कैपिटलाइज किया था 1,20,000 से, फिर आपने डेप्शन चार्ज की 25,000 से, पहले साल के एंड पे डब्ल्यूडी बची कितनी? 95,000, वो अगले साल बना बैलेंस बीडी, फिर मजीद डेप्शन चार्ज हुई कितने से? 25,000 से, तो दूसरे साल के एंड पे डब्ल्यूडीवी कितनी बची? 70,000, यस और नो? ऐसे ही ना, दूसरे साल के एंड पे डब्ल्यूडीवी कितनी बची? 70,000, सही है, इतनी बची। 70,000 कितने साल को रिप्रेजेंट करता है बताओ? 2 साल को, बेहतरीन। अब अगर मैं 70,000 से अपनी पर ईयर डेप्शन वेरीफाई करना चाहता हूं तो 70 में 20 तो क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। तो 70 में से 20 क्या किया? माइनस किया, यस और नो?
क्या बचा? 50,000। व्हाट इज दिस 50,000? ये 50,000 रिमेनिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट है, जिसकी सिस्टमेटिक एलोकेशन अब कितने अरसे में होनी है? रिमेनिंग 2 इयर्स में। तो जैसे ही 50 को डिवाइड बाय 2, 3 कैसे यार? जैसे ही 50 को डिवाइड बाय 2 किया, आंसर क्या आ गया? 25 आ गया। तो समझ रहे हो इस रिमेनिंग वैल्यू फॉर्मूला को? आमतौर पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये सिचुएशन बेस्ड फॉर्मूला है, हालात, मजबूरी, मजबूरन हम आएंगे। अब वो मजबूरियां क्या क्या है सुन लीजिए। आपके पास फिल वक्त इसमें आईए में 2 मजबूरियां हैं, FAR 1 में 4 मजबूरियां हो जाएंगी। तो अब लिख रहा हूं मजबूरियां। मजबूरियां मतलब वो सिचुएशंस जिनकी वजह से आपको ये हालात क्या करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला फेस करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। कंडीशंस, ये फॉर्मूला कब लगाना पड़ेगा? नंबर 1, चेंज इन यूजफुल लाइफ। जब यूजफुल लाइफ क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, यानी पहले आपने अंदाजा लगाया था कि यूजफुल लाइफ जो होगी वो 4 साल होगी, बाद में आपने एसिड इतना संभाल संभाल के इस्तेमाल किया। वो बाज लोग नहीं होते, बड़ी केयर के साथ इस्तेमाल करते हैं, और बाज लोग क्या करते हैं, बड़ा रफ यूज करते हैं चीजों को। एक मोबाइल फोन देख लें, 2 भाइयों के पास मोबाइल फोन है, फॉर एग्जाम्पल एक ही घर में वालिद साहब ने दिलवाया 2 भाइयों को या 2 बहनों को या 2 बहन भाई को, जिस तरह बोल दें आप, सेम फोन दिलवा दिया। ठीक है, एक बड़ा रफ यूज करता है और एक बड़ा केयर करता है, भाई टिश्यू पेपर के ऊपर क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर बिछा के मोबाइल फोन रखता है। ठीक है जी, एक का यूज रफ है और एक का यूज बड़ा केयर के साथ है। तो जब 2 साल गुजरेंगे तो एक की कंडीशन अच्छी होगी और एक की कंडीशन बहुत बुरी होगी। हालांकि दोनों की लाइफ सेम टाइम पे शुरू हुई थी, यस और ना बताइए मुझे। तो 2 एसेट सेम टाइम पे लिए गए, 2 गाड़ियां सेम टाइम पे ली गई हैं, 2 एसी सेम टाइम पे लिए गए हैं, सेम मॉडल के, सेम कंपनी के, लेकिन दोनों के यूसेज ने क्या कर दिया? दोनों की मुस्तकबिल की लाइफ को तब्दील कर दिया, अंदाजे गलत साबित कर दिए। तो जो जो बड़ा केयर के साथ इस्तेमाल हुआ होगा उसकी लाइफ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, जितनी एस्टिमेटेड थी उससे ज्यादा निकल आई। और जो रफ इस्तेमाल हुआ था उसकी लाइफ जो अंदाजे से लगाई गई थी उससे भी क्या निकली? कम निकली। तो जब मुस्तकबिल में आप किसी पॉइंट पे फैसला करें कि लाइफ अब रिमेनिंग ये नहीं रही, चेंज हो गई है, तो बस क्या करें, उस वक्त आप आइंदा साल की डेप्शन निकालने के लिए क्या करें, आप जो WDV है उसमें से लेस करें रेडल वैल्यू, और जो नई रिमेनिंग लाइफ हो ना, न्यू रिमेनिंग लाइफ, उससे डिवाइड कर, तो आपको मिल जाएगी उस साल की डेप्रिसिएशन। ऐसे हालात में हम मजबूर हो जाएंगे अप्रोच नंबर 3 फॉलो करने के लिए। सही है बेटा, मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? उसके बाद नंबर 2, चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। आपने जो एस्टिमेट लगाया था रेजिडुअल वैल्यू का वो तब्दील हो गया, मतलब आपको पता लग गया मुझे इस एसेट को बेचकर मार्केट से 20,000 नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या मिलेंगे, फर्ज कर ले, बल्कि क्या मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। लेकिन ये बात आपको पहले साल पता नहीं थी, ये बात आपको पता लगी सेकेंड ईयर में। तो अगर फर्ज कर ले मैं ऊपर वाली कैलकुलेशन रिवाइज करूं, तो मतलब मैं बोलता हूं WDV 95 है, अब रेजिडुअल वैल्यू मेरे लिए जो है वो कितनी है? 20,000 नहीं है बल्कि 5,000 है। तो आंसर क्या बचा? 90,000। यस और नो? भाई 95,000 में से 5,000 निकाले, 90,000 बचाना आंसर, यस और नो? मतलब ईयर 2 की डेप्शन कैलकुलेट करते वक्त आपको पता लगा कि मार्केट में रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 20,000 नहीं होगी बल्कि क्या होगी? 5,000 होगी। तब क्या हुआ? रेजिडुअल वैल्यू कम होने से डेप्रिसिएबल अमाउंट इंक्रीज हो गया, यस और नो? वो 15,000 जो कल तक
रेजिडुअल वैल्यू का पार्ट थे, अब वो किस में चले गए, डेप्रिसिएबल अमाउंट में। तो रेजिडुअल वैल्यू कम होने से डेप्रिसिएबल अमाउंट बढ़ जाता है, और डेप्रिसिएबल अमाउंट बढ़ने से पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज। तो कल तक जो 15,000 रेजिडुअल वैल्यू में मौजूद थे, जिनको आप डेप्रिशिएट होने नहीं दे रहे थे, अब वो कहां चले जाएंगे, डेप्रिसिएबल अमाउंट में, और क्या हो जाएंगे, डेप्रिशिएट हो जाएंगे। मतलब 95, ये देखिएगा 95 माइनस 20 आंसर 75 आ रहा था, और 95 माइनस 5 अब आंसर 90 आ रहा है। तो 75 और 90 का डिफरेंस कितना है, 15,000। मतलब कल तक 15,000 डेप्रिसिएबल अमाउंट में मौजूद नहीं थे, आज वो 15,000 डेप्रिसिएबल अमाउंट में मौजूद है। तो मतलब जितने से रेजिडुअल वैल्यू में कमी आई है, उतने से ही एग्जैक्टली आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट इंक्रीज हो गया है, और अब वो भी क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। जब आप 90 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो अब आपकी पर ईयर डेप्रिशिएशन कितनी आएगी, 30,000 आएगी। देख लीजिए इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेप्रिसिएशन 5,000 से बढ़ गई ना। कल तक 25 आ रही थी, आज 30 हो गई। तो 5 से कैसे बढ़ी, 5 से ऐसे बढ़ी कि 15,000 आपके डेप्रिसिएबल अमाउंट में ऐड हुए, और 15 को डिवाइड बाय 3 कर दें आप, 15 को डिवाइड बाय 3 कर दें, तो 15 डिवाइड बाय 3 5 हुआ ना। तो इट मींस ये 15 डिवाइड बाय 3 करके 5 का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, किसमें, डेप्रिसिएशन। तो मैंने क्या बोला बेटा, अप्रोच नंबर 3 हम जरूरत के तहत इस्तेमाल करेंगे, और वो मैंने रीजन आपके सामने लिख दिया, चेंज इन यूजफुल लाइफ, चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू, या कोई ऐसी सिचुएशन जो एग्जाम में आ जाए जिसमें हमारे पास कॉस्ट के जरिए डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने का ऑप्शन मौजूद ना हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी बातें आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक है, क्लियर, भाई जवाब दे दें सब लोग। ओके जी, चलें, बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, अब अगले मेथड की तरफ मूव करें बेटा, बताइए अगला मेथड शुरू करें। चलिए, अगला मेथड क्या है हमारे लिए बेटा, अगला मेथड कहलाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। तो यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं मेथड नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपने मेथड नंबर 1 की डबल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास कर ली होंगी, यस और नो। और आपने उनके टी अकाउंट भी बना लिए होंगे, और टी अकाउंट के अंदर डब्ल्यूडी भी आ गई होगी, और आपको ये समझ भी लग गई होगी कितना अमाउंट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और कितना अमाउंट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। पर ईयर 25,000 जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और जो बैलेंस सीडी बचेगा वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट है बेटा, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम। ठीक है, बहुत सारे नाम और भी हैं इसके। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, क्या नाम है बेटा, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। वो नाम मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, मुझे याद रह देगा सर इसके नाम आप बता दें और कितने नाम है, फिर वह कॉन्सेप्ट बना लें, फिर नाम पे तो बात होती रहेगी जनाब, नाम तो बहुत सारे आ जाएंगे कि इस एग्जामिनर इस मेथड को और कितने नाम से पुकारता है, या इस मेथड ऑफ डेप्शन को कितने नामों से पुकारा जाता है। सही है बेटा। अच्छा,
अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि सबसे पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए पेपर में या एग्जाम में आपको रेट दिया होगा, हमेशा ये रेट से ही कैलकुलेट होगा। मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप बगैर रेट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको रेट ना दिया हुआ हो तो वो रेट आपने फाइंड कर लेना है खुद। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर व्हाट? अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। फर्क है बात में। वन 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 मतलब वन फार्मूले का है। माइनस ब्रैकेट लगाया एस अपॉन सी की पावर 1/n। ठीक है जी। पहले आप रेट कैलकुलेट करेंगे। अब ये रेट कैसे कैलकुलेट किया आपने? फार्मूला लगाकर कि भाई ये जो सिचुएशन है इसमें ये वन मतलब ये हर एक रुपया जो डेप्रिशिएट हो, मतलब हर एक रुपया जो क्या कहते हैं एसेट की कॉस्ट से बिलोंग करता है। अच्छा जी, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपए है। डिवाइड बाय सी क्या है? कॉस्ट है 120 यानी 1,20,000 रुपए। और 1/n क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ लाइफ। टोटल लाइफ कितनी है? 1/4। अब आप लोग क्या कीजिए, पहले 20 को डिवाइड कीजिए 120 से। कर दिया? 20 डिवाइड बाय 120 कर दिया बेटा। हाँ, अब 1/6 पे पावर लगाइए 1/4, होल पावर 1/4। बताइए मुझे क्या आंसर आता है? 0.63894। बेहतरीन। वन माइनस 0.63894, ये आंसर आ गया। जवाब दीजिए। आ गया आंसर? डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस आया 0.36106। राउंड करें तो 0.36106। 6 को 5 को राउंड कर दो 6 की वजह से। 0.36106 यानी कि रेट बना 36.106%। 36.106%। ठीक है, बात क्लियर? यकीन माने आप लोग अभी क्यूएमटी का एग्जाम दिए बगैर अकाउंटिंग पढ़ने और आप बड़े फायदे में, क्योंकि आपको क्यूएमटी की बातें प्रैक्टिकली सीखने को मिल रही हैं पहले। और मैं ये बोलता हूं कि मैंने ये फार्मूला आपको क्यूएमटी में पढ़ाया है, तो क्या कहते हैं फिर आप लोग? क्या मैंने फार्मूला क्यूएमटी में पढ़ाया है? बता दीजिए। देख लें, सोच लें अच्छी तरीके से। कहाँ पढ़ा है? कौन सा फार्मूला है? कौन सा फार्मूला है? नो बेटा, ये फार्मूला नहीं है। नो, ये भी नहीं है। फाइनेंस में पढ़ा है?
सिर्फ फाइनेंस में पढ़ा है? नो बेटा, ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? T इज इक्वल्स टू C इंटू 1 माइनस I की पावर N। नॉट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट भी नहीं है। होने आ गया, होने मैदान में आ गया, आज तो बड़ी बात है। T इज इक्वल्स टू C इंटू 1 माइनस I की पावर N। नॉट मार्जिन। मार्जिन पे कभी पावर लगी है क्या? सक्सेसिव मार्जिन पे लग सकती है। होने बोला, अब मैं तो आओ ना, मेरा तो हक बनता है QMT के अंदर। बेहतरीन बात, कार वाली एग्जाम्पल नहीं, वो जो कार को ब्रेक लगा था, ब्रेक, एक गाड़ी 120 की स्पीड से चल रही थी और उसको ब्रेक लगा था, और ब्रेक लगने के बाद गाड़ी की स्पीड 45 या समथिंग हो गई थी 5 सेकंड्स के अंदर। आप लोगों को तो याद होना चाहिए वो क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का 5.46 5.47 इसी सीरीज में कोई क्वेश्चन था, याद है? वहां पर हमने फॉर्मूला लगाया था, ब्रेक लगा था और 5 सेकंड में ब्रेक लगने के बाद स्पीड 120 से समथिंग 45-40 के करीब पहुंच गई थी। याद होगा ना? ये वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है? अच्छा, अब इस फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया हुआ है, देखो, ये C क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये क्या हो गया, T अपॉन C हो गया, और ये 1 माइनस I की पावर क्या हो गया, N हो गया। जवाब दो। अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल पावर लूं तो क्या होगा, T अपॉन C की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 1 अपॉन N, और ये वाली साइड पावर की कैच से क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। I को मैं उधर ले जाता हूँ, नेगेटिव से कर देता हूँ पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड वाले अमाउंट को मैं राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ, 1 माइनस T अपॉन C की पावर 1 अपॉन N। बस अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस I को डिनोट कर दिया किससे, R से, T को डिनोट कर दिया किससे, S से। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। हाँ भाई, क्या ख्याल है? जवाब दो, क्या कहते हो फिर? लेकिन अभी भी मकसद तो पता नहीं लग रहा ना इस फार्मूले का। तो बेटा मकसद इस फार्मूले का क्या है, इस फार्मूले का मकसद ये है कि अगर एक बेस वैल्यू है, क्या बोल रहा हूँ, अब देखो सारे कॉन्सेप्ट QMT वाले हैं, अगर एक बेस वैल्यू है उसमें डिक्रीज आता है, तो डिक्रीज आने के बाद अगले डिक्रीज के लिए बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, अगले डिक्रीज के लिए बेस वैल्यू क्या हो जाएगी। बेटा तुम डबल मजे कर रहे हो, तो मैं QMT पढ़ा रहा हूं, मैं टेंशन ना लो, भूलने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। अगर मतलब ये फार्मूला इस्तेमाल होता है सक्सेसिव डिक्रीज के ऊपर, अगर एक वैल्यू में सक्सेसिव डिक्रीज आ जाए और वो कांस्टेंट रेट पे आ रहा हो, मिसाल के तौर पे 100 एक वैल्यू थी, उस पर 10% डिक्रीज आया, तो वैल्यू कितनी बची, 90। अब जो डिक्रीज आएगा वो 90 का 10% होगा, फिर कितना बचा, 81। फिर अब जो डिक्रीज आएगा वो 81 का 10% होगा। मतलब जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज होने के बाद वाली वैल्यू पर अब रेट लगता था, मतलब हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बेस वैल्यू क्या थी, चेंज होती थी आपकी, पता है आपको, याद है ना?
100 था, 100 के बाद 110 हुआ, फिर अब अगले पीरियड का इंटरेस्ट 110 पर, फिर 121 पर, सो ऑन। याद है या भूल चुके? जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग थी ना, कि हमेशा इंक्रीज वैल्यू आपके लिए बेस वैल्यू बनती थी अगले इंक्रीज को लगाने के लिए, इस तरह इस फॉर्मूले में क्या है, बेस वैल्यू जो है वो हर डिक्रीज आने के बाद अगली वैल्यू क्या बन जाएगी, बेस वैल्यू बन जाएगी डिक्रीज रिकॉर्ड करने के लिए। यानी हर बार रेट जो अप्लाई होगा ना, वो 1 साल का डिक्रीज लगाने के बाद जो WDV बचेगी उस पे लगाना है आपने। यानी अगर आपने पहले साल अगर एसेट की वैल्यू 100 रुपए है, तो 100 को अगर आपने 10 रुपए से डेप्रिशिएट कर दिया, तो अगले साल आप रेट 100 पे नहीं लगाओगे। अगर आप अगले साल रेट 100 पे लगा रहे हो तो मतलब आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो, कांस्टेंट। अगर आप अगले साल रेट किस पे लगाते हो, 90 पे लगाते हो, 90 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू को डिक्रीज करने के बाद जो वैल्यू बची वो आपके लिए बेस बनी, अब रेट उस पे लग रहा है। तो क्यूएमटी के अंदर वो बेसिक्स हैं जो अगर अच्छी तरह समझ ली जाए ना बेटा, तो जिंदगी आगे की बड़ी आसान हो जाती है। मसला सारा ये है, प्रॉब्लम वहां पर यह है कि क्यूएमटी को इन टॉपिक से रिलेट करना आना चाहिए हमें, प्रॉब्लम ये है। तो जब बच्चा यहां तक पहुंचता है तो वो सब कुछ भुला चुका होता है वैसे भी, ठीक है ना। तो अब जरा तवज्जो चाहिए होगी आप सबकी भरपूर। बेटा अब मैं निकालने जा रहा हूं डेप्रीसिएशन अंडर व्हाट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप सबकी बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, ठीक है। 2018, 2019, 2020 एंड 2021। अच्छा जी, अब पहले साल तो कोई डिक्रीज नहीं आया ना, मतलब यानी पहले साल डिक्रीज जो आएगा वो ओरिजिनल वैल्यू पर आएगा। ओरिजिनल बेस वैल्यू कितनी है आपकी, 1,20,000। यस और नो, कोई रिस्पॉन्स कीजिए। किसी भी किस्म के डिक्रीज को रिकॉर्ड करने से पहले जो पहली बेस वैल्यू है तो आपकी कॉस्ट है। और याद रखिएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो वाइड मेथड है, इसमें पहले साल रेट लगता है किस पर, कॉस्ट पर, और उसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, डायरेक्ट रेट लगाएंगे कॉस्ट पर। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे तो आपको कॉस्ट में से पहले लेस करनी है रेजिडुअल वैल्यू, फिर लगाना है रेट। लेकिन अगर आप आरबीएम फॉलो कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट रेट लगाएंगे किस पर, कॉस्ट पर, बगैर रेजिडुअल वैल्यू माइनस किए, बगैर रेजिडुअल वैल्यू माइनस किए, फिर बोल रहा हूं बगैर रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया आप रेट लगाएं कॉस्ट पर। अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लें इस बात को। सर रेट लगाया, कितना रेट लगाया, 0.36 106। बोलिए क्या आंसर आता है। अब मैंने वैल्यू पूरी लिखी है 1,20,000, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएंगे और मैं राउंडिंग नहीं करना चाह रहा फिल वक्त, मैं नहीं चाहता कि आप राउंडिंग के मसले में फंस जाएं। बोलिए बेटा क्या आंसर आया, 1,20,000 का 0.36 106। क्विक सर, आंसर आया 43,327। बस ये 27 ले लिया मैंने इसको। अच्छा अब माशाल्लाह आप सब लोग एंट्री बना चुके हैं, यस और नो। माशाल्लाह आप सब लोग एंट्री बनाना सीख चुके हैं डेप्रिसिएशन की, यस और नो, बोलिए बेटा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज सर हमने एसेट कैपिटलाइज किया 1,20,000 से, एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी, मशीन अकाउंट डेबिट 1,20,000 से। अगर ये मशीन है या कोई भी एसेट, कैशियर बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बन गई। सर पहला साल एंड हो गया, पहला साल एंड होने के बाद क्या हुआ, ईयर एंड आया, और ईयर एंड पे हमने पहले साल की डेप्शन स्ट्रेट लाइन पे वर्कआउट नहीं की बल्कि आरबीएम पे वर्कआउट की है। और आरबीएम के हिसाब से सर पहले साल की डेप्शन कितनी है, 43,327। यस और नो, हमने एंट्री पास की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यानी हमने पहले साल की कंजम्पशन रिकॉर्ड की 43,327 से, इस बैलेंस को हमने चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एसेट को डिक्रीज कर दिया 43,327 से। तो जैसे ही
मशीन अकाउंट क्रेडिट किया 43,327 से। तो बताइए अब बैलेंस शीट क्या बचा? $76,673। ये WDV है, ये पहले साल की एंड पे WDV है। ये जाएगी 2018 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यस और नो? और ये 2019 का बैलेंस BD बनेगा, यस और नो? तो 2019 की डेप्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे रेट लगाएंगे, यानी डिक्लाइन रिड्यूस वैल्यू पर। तो 2018 में जो वैल्यू रिड्यूस होकर बच गई, जो 2019 का ओपनिंग बैलेंस बचा, 2019 की डेप्शन इस पे निकलेगी 0.36106। चलो भाई 76,673 को मल्टीप्लाई करो 0.36106 से। जल्दी से बेटा, जल्दी से, टाइम नहीं है। हाँ जी, 27,683। ये आंसर आ गया हमारे पास। ये क्या है? ये 2019 की ईयर 2 की डेप्रीसिएशन है। ये 2019 ईयर 2 की डेप्रीसिएशन है। ये 2019 ईयर 2 की डेप्रीसिएशन, फिर रिपीट कर रहा हूं, यस और नो? भाई जवाब दो यार, यस और नो। अब 2019 में आपने क्या एंट्री पास की डेप्रीसिएशन की? 2019 में आपने क्या एंट्री पास की डेप्रिसिएशन की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 27,683 से। इसको ले गए एसओसीआई में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, यस और नो? और जो बैलेंस BD था किसका? मशीन अकाउंट का 76,673, उसमें मजीद कमी रिकॉर्ड कर ली। 76,673 में मजीद कमी रिकॉर्ड कर ली 27,683 से। जवाब दें, रिस्पांस दें बेटा प्लीज, सब लोग रिस्पांस दें। तो जैसे ही आपने मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया 27,683 से, तो अब ईयर 2 के एंड पर, 2019 के एंड पर WDV कितनी बची? 48,990, जो जाएगी 2019 के एंड पर बनने वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यस और नो? जवाब दें। और ये 2020 का बैलेंस BD बन जाएगा, यही 2020 का बैलेंस BD बन जाएगा 48,990। और 2020 जो कि तीसरा साल है, उसकी डेप्रीसिएशन इसी वैल्यू पे कैलकुलेट की जाएगी। सही है? तो अब तीसरे साल की डेप्शन निकालने के लिए 48,990 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो किससे? 0.36106 से। 17,688, 17,688, यस और नो? जवाब दीजिए। ऐसा ही है। और जैसे ही आपने 2020 में जो बैलेंस BD था 48,990, उसको आपने डेप्रिशिएट कर दिया कितने से? 17,688 से। तो आपके पास 2020 के एंड पर 31 दिसंबर पर बैलेंस CD कितना बचा? 31,302।
31,302, 31,302। यस और नो? जवाब दीजिए। ये 31,302 जाएगा 2020 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये बनेगा 2021 का बैलेंस बीडी। ये बनेगा 2021 का बैलेंस बीडी। यस और नो? रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए। और इस बैलेंस बीडी पर 2021 की क्या होगी? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी। 0.36106। आंसर आएगा 11,302। ठीक है, अब एक काम करो, 31,302 में से जरा 11,302 डेप्रिशिएट करके निकालो बैलेंस शीट। क्या बचता है चेक करो। यानी 2021 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना अमाउंट जाएगा जो तुम रिपोर्ट करोगे? अगर 31,302 में से 11,302 डेप्रिशिएट हो जाएंगे तो अब डब्ल्यूडीवी क्या बच रही है? 20,000। क्या है ये 20,000? क्या है ये 20,000? ये 20,000 रेजिडुअल वैल्यू, मतलब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए तो 4 साल होने का मतलब क्या है? ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया। ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया। यस और नो? क्या ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया? यस हो गया। तो फिर जब ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया तो इसके डेप्रिसिएबल अमाउंट की सिस्टमैटिक एलोकेशन हो चुकी। अब एक काम करो, 4 साल की डेप्रिसिएशन का सम निकालो। 43,327, 27,683, 17,688, चेक करो, बताओ आंसर मुझे। चार साल की डेप्रिसिएशन का सम निकाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर। क्या आंसर आ रहा है? भाई देखो, जाग जाओ सब लोग, अब इस वक्त होशो हवास में आने का वक्त है। क्या मतलब? मतलब बेटा मेथड कोई सा भी यूज कर लो, टोटल डेप्रीसिएशन हमेशा डेप्रिसिएबल अमाउंट के बराबर होगी। स्टेट लाइन में भी 4 साल में टोटल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए थी। आरबीएम में भी 4 साल में टोटल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए ही है। तो मेथड कोई सा भी यूज कर लो, सिस्टमैटिक एलोकेशन होनी किसकी है? डेप्रिसिएबल अमाउंट की। देख लो पहले तुम। अब अगर मैं यहां लिख देता हूं ये सारे अमाउंट, अब मैं इसको थोड़ा सा राउंड करके लिखूंगा। इसको लिखता हूं 33। ठीक है, उसके बाद 27.68, उसके बाद 17.69 और 11.3। तो अगर मैं राउंडिंग करके सम करूं तो ये आंसर 100 ही बनेगा बेटा। और जैसे 120 में 100 क्या हो रहे हैं? लेस हो रहे हैं। आपका आंसर जो है वो 20 आ रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या मतलब? या तो सिस्टमैटिक एलोकेशन बराबर बराबर हो रही है, या सिस्टमैटिक एलोकेशन जो है वो इस तरह हो रही है कि पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है, अगले साल की डेप्रिसिएशन उससे कम है, उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन उससे और कम है। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं या क्या बोलना चाह रहा हूं? इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। जवाब दीजिए बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कुछ भी कर लो,
सिस्टमेटिक एलोकेशन किसकी होगी? डेप्रिसिएबल अमाउंट की। अब मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो ये प्रैक्टिकली एग्जाम में नहीं, एग्जाम में जो एग्जामिनर बोले वो कर लेना। प्रैक्टिकली बिल्डिंग्स को डेप्रिशिएट किया जाता है स्ट्रेट लाइन पर, प्लांट मशीनरी व्हीकल्स को डेप्रिशिएट किया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। क्यों? हम जानते हैं कि भाई प्लांट एंड मशीनरी पहला साल नया है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो पहले साल वो हमें ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देने के काबिल है। अगले साल जितना पुराना होता जाएगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। यस और नो? उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। क्या ख्याल है? तो अगर ऐसा है कि जिस एसेट को आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी पहले साल की कंजम्पशन ज्यादा है, अगले साल की कंजम्पशन कम है, उससे अगले साल की कंजम्पशन और कम है, तो फिर आपके लिए सूटेबल मेथड कौन सा हुआ? स्ट्रेट लाइन या आरबीएम? तो ये प्रैक्टिकल साइड है। अभी आपको एग्जाम में ये नहीं सोचना, आपको एग्जाम में वही करना जो एग्जामिनर बोलेगा। तो इस चीज को बोलते हैं सिस्टमेटिक एलोकेशन, कि डेप्रिसिएबल अमाउंट को इस तरह तोड़ो कि जिस तरह एसेट का कंजम्पशन पैटर्न है उस तरह तुम क्या करो, उसको डेप्रिशिएट करो। समझे बेटा? अगर वो तुम्हें पर ईयर इक्वल रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो तुम क्या करो, उसको स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट कर दो। अगर उसके पहले साल की परफॉर्मेंस ज्यादा है, अगले साल की परफॉर्मेंस उससे कम है, उससे अगले साल की परफॉर्मेंस उससे और कम है, तो फिर तुम कौन सा मेथड यूज कर लो? आरबीएम, सो ऑन। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। क्या वाकई ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया बेटा? जवाब दीजिए। तो अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं ये बोलता हूं कि आप क्या करेंगे, आप जिस तरह कल आपने मशीन अकाउंट बनाया था दोबारा से मशीन अकाउंट बनाएंगे और आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यस, कैलकुलेशन तो मैंने पहले ही की हुई आपके सामने, इसी का बना लें अकाउंट, आप बन जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर फर्दर आपसे बात कल करते हैं इसके हवाले से, ठीक है? मजीद बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।